नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसके नीचे आंसर दिया गया है। आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। इस कविता में उन्होंने यह संदेश दिया है कि आत्मकथा लिखने के लिए लेखक को अपने जीवन की तमाम अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों और कमियों को भी जो है पूरी ईमानदारी के साथ उजागर करना पड़ता है। अपने मित्रों आदि के बारे में भी सत्य लिखना होता है। अपने निजी और व्यक्तिगत क्षणों के बारे में लिखना होता है। अतः या तो व्यक्ति हिम्मत करके वह सब कुछ लिखे, अन्यथा झूठा यानी कि झूठी महानता प्राप्त करने के लिए कल्पना का सहारा लेकर आत्मकथा लिखने में कोई भी जो महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका आंसर, गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी लकड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में न देखा, न सुना और न ही भोगा। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो नीचे इसका आंसर है, उत्साह कविता का मूल स्वर क्रांति है। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार बादल अपनी गर्जन तर्जन से, अपनी विद्युत और वज्र जैसी कठोरता से तपत धरा को शीतलता और जनजीवन को एक नया जीवन पाने हेतु उत्साहित कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सुंदर छिपे गुणों व शक्ति की घोषणा करके अपने अधिकार पाने हेतु प्रवृत्त हो सकता है। वह ऐसा करके स्वतंत्रता की बेड़ियों को भी जो तोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को जो है भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसका आंसर है, गोपियां उद्धव को अत्यंत बड़भागी या भाग्यवान कहती है। यह बात वे सामान्य ढंग से ना कहकर व्यंग्य रूप में कहती है। उनके कहने का तात्पर्य है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। यदि वे प्रेम में लीन होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, संगतकार कविता श्री मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता का मुख्य जो उद्देश्य है मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयास किया है कि नायक की सफलता में सहायक प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष महत्व है। उनके बिना नायक सफलता के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। संगतकारों का सामने न आना उनकी कमजोरी या असफलता नहीं बल्कि उनकी मानवता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है। तो नीचे इसका आंसर है, कवि ने स्वयं को इस जीवन रूपी पथ का राहगीर बताया है और इस राहगीर के लिए पाथेय अर्थात संबल है उनकी पत्नी की यादें। कई बार जब मनुष्य दुखी होता है तो सुखी जीवन की स्मृतियां ही उसके लिए सहारा बन जाती हैं। आज कवि अपनी प्रिया की उन यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर कर सकता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन के उन सुनहरे पलों को जो है सुखद यादों से है जो उसने पत्नी के साथ संजोई थी। वह यही यादें उसके जीवन पथ के लिए सहारा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका नीचे आंसर है, पान वाला काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। उसकी बड़ी सी तोंद है, वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता है। उसके मुंह में पान ठूसा रहता था जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कैप्टन जैसे देशभक्त को लंगड़ा व पागल कहने से नहीं चूकता था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी है। कैप्टन की मृत्यु के बाद की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू छलकाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। तो नीचे इसका आंसर है, आंसर, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या फिर एक दूसरे से मिला लेते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ कई बार भौतिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। इन विशेषणों के प्रयोग के कारण यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही है या फिर अलग अलग वस्तुएं हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज है अथवा दो चीजें हैं। यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तभी सही बात समझ में आएगी। इसलिए सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक जो है नहीं बन पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो नीचे इसका आंसर है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यह पाठ एक संदेशपूर्ण रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे अद्भुत चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या बाह्य अनुसंधानों से कोई सन्यासी नहीं होता। संन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इस लेख के माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है और ग्रामीण जीवन की सजी जो है झांकी प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि अथवा विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है वही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए किसी नई चीज का आविष्कार करता है। मनुष्य कोई इतनी ही बारीकियां क्यों न जान ले परंतु संस्कृत कहलाने का अधिकार नहीं हो सकता। उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ही संस्कृत व्यक्ति होगा। इसलिए अन्य व्यक्ति न्यूटन से ज्यादा सभ्य हो सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत की 2 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका आंसर नीचे, वे कबीर को साहब मानते थे। वह उन्हीं के दिए हुए आदेशों का पालन करते थे। वे साहब को इतना मानते थे कि उनकी खेती में जो कुछ भी पैदा होता तो पहले उसे 4 कोस चलकर साहब के दरबार में ले जाते थे। वह प्रसाद स्वरूप चढ़ाते, वह फिर जो भी बचता उसे भेंट स्वरूप स्वीकार कर गुजारा चलाते थे। नेक्स्ट है, वे बहुत खुले दिल के थे। वह बेकार में किसी से लड़ाई नहीं करते थे। वह किसी और की चीजों को बिना पूछे नहीं छूते थे और न ही उनका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका नीचे आंसर है, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। वे सुरों के सच्चे साधक थे। 80 वर्ष की सुर साधना के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि अभी उनके शहनाई वादन में कुछ कमी रह गई है। इसलिए वे अल्लाह से सच्चा सुर मांगते थे। उनके सुरों में वो जादू था कि सुनने वाले मदहोश हो जाते थे। बालाजी मंदिर हो या संकट मोचन मंदिर या विश्वनाथ का मंदिर, सब जगह उनकी शहनाई का स्वर सुनाई पड़ता है। इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा। तो देखिए इसका आंसर है, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के पश्चात हालदार साहब ने निश्चय किया था कि वे कस्बे से गुजरते हुए नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा। परंतु अगली बार जब वे उस चौराहे से गुजरे तो आदत से मजबूर उनकी आंखें स्वतः ही नेताजी की मूर्ति की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि किसी ने उस मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा दिया था।
क्वेश्चन नंबर 14, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसका आंसर है शहनाई और डुमराव का गहरा संबंध है। वहां सोन नदी के किनारे नरकट नामक घास मिलती है। इस घास की रीढ़ शहनाई बजाने के काम शहनाई बनाने के यहाँ पे शहनाई बनाने के काम आती है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी यही डुमराव है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर है भोलानाथ की मां जब तेल डालकर उसकी मालिश करती है और चोटी को गूंद देती है तो वह सिसकने लगता है, परंतु अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है। भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ उछल कूद करने में आनंद मिलता था। साथियों के बिना उसकी सारी मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता है तो वे उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं ले जाते। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा वह अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मगन हो जाता, जिस कारण वह सिसकना भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए? तो नीचे इसका आंसर है जब लेखिका ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर पहाड़ी औरतों को देखा तो इस दृश्य ने उसे झकझोर दिया। उनके शरीर कोमल थे किंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनके हाथों में ठाठे पड़े हुए थे, वह पांव फूले हुए थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा? तो नीचे इसका उत्तर, बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उसके सिर पर एक लंबी लंबी जटाएं थी। जब वह अपने पिता को पूजा करते देखता तब अपने माथे पर तिलक जो है लगवाने का हट करता। उसके पिता उसके चौड़े माथे पर बभूत से त्रिपुंड यानी कि 3 आड़ी रेखाएं जो है कर देते। इस रूप में वह बिल्कुल बम भोला दिखाई देता। इस प्रकार उसका नाम तारकेश्वर नाथ से जो है भोलानाथ पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 18, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? तो नीचे इसका उत्तर है कटाव लायोंग से 500 मीटर की जो है 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वह अपनी बर्फीली घाटियों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है। वह अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। वह अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। क्वेश्चन नंबर 19, माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो नीचे इसका उत्तर है माता का अंचल कहानी में मां के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ का जुड़ाव पिता के साथ दिखाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति व सुरक्षा का अनुभव करता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार नहीं था, पर विपत्ति के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माता की गोद में जाकर मिली वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए इस कहानी का शीर्षक माता का अंचल रखा है, जो कि पूर्णतः उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 20, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे ने गुरु नानक देव जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर है जितेन नार्गे ने बताया है कि एक पत्थर पर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, जिस कारण चावल गिरे थे। जिस जगह चावल गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। मैं क्यों लिखता हूं, शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक ने अपने विचार रखते हुए निबंध में बताया है कि लेखक की भीतरी व्यवस्था ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका आंसर है लेखक का विचार है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में कहीं अधिक सहायक होती है। अनुभव लेखक के अंदर की व्यवस्था और आकुलता को बाहर निकालने में उतना सक्षम नहीं होता जितनी अनुभूति होती है। लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना और कल्पना का होना अनिवार्य है, न कि सिर्फ अनुभव का। सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। जब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है बचपन की बड़ी जो है अद्भुत, मनोरक और सजीव तस्वीर की प्रस्तुति, बच्चों के प्रति माता पिता स्नेह का वर्णन, बच्चों के प्रति माता पिता का जो है मित्रवत व्यवहार, बच्चों की शरारतें, अटखेलियों एवं मनोविनोद का जो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है गंतों के कठिन पर्वतीय स्थल है। अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं है। कठिनाइयों के बावजूद ये लोग मस्त रहते हैं, इसलिए गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन से अनुभव ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश कर दिया? तो इसका आंसर है जापान के हिरोशिमा नामक नगर में घूमते हुए लेखक को सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर उस व्यक्ति की लंबी उजली छाया दिखाई दी जो परमाणु विस्फोट के समय वहां खड़ा रहा होगा। इस विस्फोट के कारण वह भाप बनकर उड़ गया होगा और उसकी छाप उस पत्थर पर पड़ गई होगी। इस अनुभव से उत्पन्न अनुभूति ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश कर दिया। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।